हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के लिए एक जो कंबाइंड बैच है, फ्री क्लासेस चलाई है। फास्ट रिवीजन बैच है ये। तो जो लोग ये एग्जाम दे रहे हैं उन्हें बहुत बेनिफिट होगा, और जब आप एग्जाम दे लोगे आप कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको कितना फायदा हुआ है। और बस क्योंकि फ्री क्लास है तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई पैसे नहीं आपको देने हैं। बहुत सारे कोचिंग्स में ऐसा चल रहा है कि वहाँ से 4 से 6 हज़ार के बीच में फीस ले रहे हैं। केवल 1.5-2 महीना आपको क्लास कराते हैं, फिर घर भेज देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार जो क्लास देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, हमारे चैनल पर सभी फ्री है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही वीडियो में हम कहेंगे कि पटवारी भी इसी में आपका हो जाएगा, पीसीएस भी, समीक्षा अधिकारी भी हो जाएगा। वो बिल्कुल झूठ होता है, ऐसा नहीं हुआ करता। हर एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, हो सके सिलेबस भी सेम हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन के लेवल बदल जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम यहाँ फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस को टारगेट करेंगे। इसके बाद जो फ्री बैच पटवारी का चलेगा वो अलग चलाएंगे हम। उसमें हम क्लियर बताएंगे कि इसमें पटवारी के लिए है ये, क्योंकि पटवारी में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा। ठीक है, आरओ एआरओ के लिए अभी वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए भी हम बैच चलाएंगे। वो भी हम बताएंगे कि ये आरओ एआरओ के लिए है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं ज्योग्राफी की। आज से थोड़ी सी क्लास बची है, 3-4। अब देखो, ये है प्रचलित पवन, पढ़ेंगे। स्थायी पवन बोलते हैं इन्हें, सनातनी पवन भी बोलते हैं। इतने इनके नाम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं। तो इन्हें पढ़ने से पहले हम कुछ शब्द है यहाँ, इनके मीनिंग समझ लेते हैं, क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहले देखते हैं दाब प्रवणता। ठीक है, दाब प्रवणता क्या होती है। और एक चीज और है, जो लोग नए हैं, नए के कोई भी क्लास 20 से करते हैं तो कम समझ में आता है। तो आप क्या करें, ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाए, शुरू से एंड तक सारी वीडियो देख ले। सबके ऊपर नंबरिंग की हुई है। ठीक है, दाब प्रवणता देखो, एक स्थान अगर ये होगा और एक स्थान अगर ये हुआ, इनके बीच में जो तापमान का या दाब का जो अंतर होगा उसे बोलते हैं दाब प्रवणता। मान लो कि यहाँ है, इसके बीच में इसका दाब मान लो कि यहाँ 50 है, बैरोमीटर है, और इसका 20 है। तो इनके बीच का जो अंतर है उसे दाब प्रवणता बोलते हैं। यहाँ दाब अधिक है, यहाँ दाब कम है। ठीक है, इसे ही दाब प्रवणता बोलते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था ताप और दाब। ताप होता है एक चीज, होता है दाब। ठीक है, ये दोनों ही दाब को, दाब प्रवणता को प्रभावित करते हैं। ताप का मतलब होगा टेम्परेचर, आप जानते हैं, और दाब का मतलब होता है दबाव होता है। इनके बारे में डिटेल से बताया था, पिछली वीडियो देख ले। इस ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिलेगा और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। ठीक है, ताप देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, जहां ताप बढ़ेगा वहां दाब घट जाएगा। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी एरिया का आप तापमान बढ़ा दो, वो चीज फैलती है, तो वो फैलेगी तो वो दूर दूर हो जाएगी, वहां दाब कम होगा। जैसे हवा को गर्म करोगे, हवा गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर उठ जाएगी, तो वहां दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रहता है दाब, अगर कहीं तापमान कम होगा तो वहां दाब बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, और हवा क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि हवा अधिक दाब से निम्न दाब की ओर, कम दाब की ओर जो गैसें चलती हैं उन्हें बोलते हैं हम हवाएं। अब मान लो कि यहाँ 100 बैरोमीटर है और यहाँ 50 बैरोमीटर है। यहाँ दाब अधिक है, यहाँ दाब कम है, तो हवा इधर से इधर जाएगी। पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से समझा दिया है। जो लोग नए हैं सारी वीडियो पिछली देख ले, मैं बहुत डिटेल से नहीं यहाँ बताऊंगा। तो दाब प्रवणता का मतलब क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान के दाब के अंतर को दाब प्रवणता बोलते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी स्थायी पवन है, या स्थायी पवनों को या पवनों को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक है। ठीक है, ये कारक आप ये ध्यान रखोगे, 3 ये मेन कारक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक है, वो बाद में देखेंगे। तो ये तो हो गई दाब प्रवणता। आप इसे इतना थोड़ा सा लिख लोगे अलग अलग करके, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगला है कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस थे एक साइंस के, फ्रांस के वैज्ञानिक, उन्होंने ये दिया था कोरियोलिस बल का फॉर्मूला। अब ये है क्या, वो देखते हैं पहले। कोरियोलिस बल में इन्होंने बताया था कि कोई भी गोल घूमती हुई वस्तु, यानी कि कोई एक चाक है, ऐसा घूम रहा है, कोई गोल घूमती हुई वस्तु, अगर इसके ऊपर कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, मान लो कि ये एक चाक है, ऐसे इसके ऊपर है, ये चाक है, चाक देखा होगा कुम्हार का।
तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया तुमने और वस्तु ऐसे घूम रही है इस साइड में, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, जैसे पृथ्वी घूमती है। तो अगर कोई ये खड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ, इसका नाम ए बी कुछ भी कर दो, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर इस साइड में इधर मुंह करके ऐसे एक बॉल फेंकता है, वो बॉल नॉर्मली सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी ना जाके वो ऐसे मुड़ जाएगी। तो यही बताता है कोरियोलिस बल कि कोई भी गोल घूमती हुई वस्तु के ऊपर कोई अन्य वस्तु अगर फेंकी जाए तो वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये कोरियोलिस बल है। ये केवल तुम्हें याद रखना है कि हवा को प्रभावित कौन करता है, जो स्थायी पवनों को जो दिशा परिवर्तित कौन करता है, कोरियोलिस बल। इनके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से इवनिंग की क्लास चलती है हमारी, वहां कर ले। अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा है, यहाँ यह आदमी यहाँ खड़ा है, इसने यहाँ से कोई बॉल ऐसे फेंकनी है, ऐसे, ठीक है, सीधे बॉल फेंकनी है। अगर चाक ना घूमता, ये घूमता हुआ चाक है, अगर ये चाक घूम रहा तो ये बॉल सीधी ना जाकर ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये कोरियोलिस बल है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर कोई जो लोग लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। कोरियोलिस बल फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोरियोलिस ने दिया था। इसके अनुसार गोल घूमती हुई किसी वस्तु पर खड़े होकर अगर कोई बॉल फेंकी जाए तो वह अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। वीडियो पॉज करके ये लिख लेना आप। तो ये इसका एक कारक है। अब आता है फेरल का नियम। अब ये जो फेरल का नियम है ये भी कोरियोलिस बल से ही संबंधित है। तो फेरल का नियम आपको क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में चलती फेंकी गई अगर कोई उत्तरी गोलार्ध है उससे कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। अगर दक्षिणी गोलार्ध में कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में सब क्लासेज में बता दिया है कि ये पृथ्वी है, मान लो ये 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये पता ही है आपको, यहाँ ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे। ये ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो फेरल क्या कहते हैं यहाँ, फेरल का नियम कि यहाँ खड़ा कोई आदमी अगर कोई वस्तु फेंकता है, वो वस्तु ऐसे सीधी आनी चाहिए थी लेकिन वो क्या करती है, वो ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे खड़ी है। मान लो यहाँ खड़ा कोई व्यक्ति, इसका मुंह इधर है, इस साइड है, अगर यहां से कोई ये वस्तु फेंकता है तो ये वस्तु सीधी जानी चाहिए थी लेकिन यह क्या करती है, ऐसे मुड़ जाती है। अब आते हैं इधर। अगर इधर खड़ा कोई व्यक्ति कोई वस्तु फेंकता है, मान लो इसका मुंह इधर है, इस साइड है, विषुवत रेखा की साइड, ऐसे ये कोई वस्तु फेंकता है, वस्तु सीधी जानी चाहिए थी लेकिन वस्तु क्या मुड़ती है, ऐसे, क्योंकि जब ये ऐसे खड़ा होगा तो ये बायां होगा और जब ये यहाँ इस साइड ऐसे मूव होगा तो ये दायां होगा। तो आपको रख लेना है कि फेरल के नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर उत्तरी गोलार्ध से फेंकी जाए तो वो दाईं ओर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध से फेंकी जाए तो वो बाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यहां खड़ा होकर कोई वस्तु फेंकता है तो वो सीधी आनी चाहिए थी, सीधी नहीं जाएगी, वो मुड़ जाएगी इस साइड, ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से समझाया गया है, बहुत लंबी क्लास है, यहाँ केवल क्योंकि जल्दी है तो जल्दी करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यापारिक पवनों को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक है। ये कारक ध्यान रखना, फेरल का नियम है, कोरियोलिस बल है, दाब प्रवणता है, ये प्रभावित करेगा पवनों को, पवनों की गति प्रभावित करेगा और उनकी दिशा भी प्रभावित करेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे अब आप लोग। अब आते हैं पीछे से, ये तो थोड़ा सा आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, इस समय आप नोट कर लेना। अब आते हैं इधर। अब ये देख लेते हैं कि जो प्रचलित पवनें हैं वो होती कौन कौन सी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यापारिक पवन होती है, और दूसरी जो होती है पछुआ पवन होती है, और तीसरी जो होती है वो ध्रुवीय पवन होती है, ध्रुवीय पवन। ठीक है, ये होती है ध्रुवीय पवन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पवनों के प्रकार में याद रखना है कि आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधे कि निम्न में से कौन सी सनातनी पवन है या स्थायी पवन है या परमानेंट वाली पवन है। ठीक है, तो वो इससे आएगी। व्यापारिक पवन को ट्रेड विंड बोलते हैं, पछुआ को वेस्टर्ली बोलते हैं, पोलर विंड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये चलती कहां है, कैसे कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक, अब देखो ये
मान लो कि एक गोला है, यानी कि अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी किधर से घूम रही है, कमेंट करके बताओ जल्दी। पश्चिम से पूरब की ओर, और इसके बीचों बीच एक ये लाइन है 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। और मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि हमने बनाया था यहाँ जो पृथ्वी के जो दाब क्षेत्र है वो बनाए थे, जो ताप कटिबंध है, कहाँ कौन सा ताप है, वो सारे बनाए थे। और पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो जरूर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये लगभग 5 डिग्री दोनों ओर, ये लगभग 5 डिग्री है दोनों ओर विषुवत रेखा पर, ठीक है। 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री उधर, तो अभी 5 डिग्री आप यहां ले लो, 5 डिग्री आप यहां ले लो, दोनों ओर है, बीच में है इसके विषुवत रेखा, ठीक। और एक ताप कटिबंध हमने यहां बनाया था ऐसे, ये वाला, और एक इधर ही बनाया था इस टाइप का, ये बनाया था। जिन लोगों को नहीं पता वो पिछली वीडियो जरूर देख ले जाके। और एक यहां बनाया था, यहां बहुत छोटा सा बनाया था ऐसा, ये बनाया था यहां, और एक यहां भी बनाया था इस टाइप का, दोनों साइड। जो लोग नए हैं वो जरूर जाकर देख ले। और ये एक ध्रुव पर है यहाँ, और एक ध्रुव पर है यहाँ, ठीक है, इतना। अब देखो, जो मैंने बताया था कि ये जो बीच का क्षेत्र है इसे हम डोलड्रम क्षेत्र भी बोलते हैं, शांत क्षेत्र भी बोलते हैं, और इसका नाम था विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र। इसके बारे में मैंने पिछली बार वीडियो में बहुत डिटेल से बता दिया था आप लोगों को, आप वहां से कर लेना। ये जो एरिया है इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो इसे लिखोगे आप, ये पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर मैं बार बार कहोगे कि यही रिवाइज हो रहा है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ये हिंदी में नाम है दाब क्षेत्र, क्योंकि हिंदी में आएगा। यहां भी यही सेम नाम है, यही सेम बनी है, यहां भी हम एक साइड नाम लिख लेते हैं, इसे बोलेंगे हम उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। ये भी सेम है, ये वाला, ये उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र ये है, तो मैं इसका नाम ए रख देता हूं, इसका बी रख देता हूं, तो ये भी ए है और ये बी है, और इसे बोलेंगे हम यहां ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, दाब क्षेत्र। देखो ज्योग्राफी थोड़ी टफ पड़ती है, लेकिन यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं तो वो करेंगे। हम इसका नाम रख देते हैं सी, और यही सेम यहाँ है सी, यानी कि ये जो ए है यही जू का तू है यहाँ ए, और यही इसका नाम होगा, ये लिख लेना आप यहाँ। ये बी है ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, यही यहाँ जो का तू, और यही यहाँ जो का तू। और मैंने ये बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, और टेम्परेचर कम होने के बाद यहाँ वायु ऐसे ऊपर उठती है, और आदर्श कंडीशन में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ऐसे दोनों गोलार्धों में उतरती है, दोनों साइड ऐसे। ये हवा ऊपर उठी, या क्योंकि मैंने बताया था कि निम्न ताप होगा, यहाँ निम्न ताप इसलिए है क्योंकि यहाँ सूर्य वर्ष भर चमकता रहता है, सीधा ताप ज्यादा रहता है। और पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था, ताप ज्यादा रहता है तो वायु हल्की होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ऊपर जाने के बाद ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद वो दोनों साइड उतरेगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है, ऐसे उतरेगी। और जब यहाँ उतरेगी तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर बेल्ट, HP याद रख लो आप, और यहाँ बनेगा लो प्रेशर बेल्ट, ये LP याद रख लो यहाँ, ठीक है, LP। ये भी HP है, हाई प्रेशर बेल्ट, ये LP है। ये लो प्रेशर बनता है, इसका कारण मैंने बताया था, लो प्रेशर मतलब LP। इसका कारण मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो पृथ्वी का घूर्णन है, एक समुद्री धाराएं हैं, दो कारण से बनती हैं, पिछली वीडियो देख लेना। यहां भी लो प्रेशर बनेगा LP, सेम वही है जो इधर का है वही सेम इधर है, बस आपको देखना है। ये हाई प्रेशर बनेगा, ध्रुवीय हाई प्रेशर बनेगा, यहां भी हाई प्रेशर बनेगा। अब देखो मैंने बताया था अभी कि वायु जो होगी वो हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। जब भारी होकर हवा यहां चलेगी, यहां दोनों साइड नीचे गिरेगी ऐसे, और यहां है हल्की, क्योंकि हल्की टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान कम ज्यादा है,
और दाब कम है तो वो ऊपर उठ गया, तो यहाँ जगह खाली हो गई, तो इधर से हवा इधर आएगी। ये यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्मल कंडीशन में हवा ऐसे आनी चाहिए थी सीधी, लेकिन ऐसे नहीं आके हवा जाती है ऐसे। इसका कारण है कोरियोलिस बल और फेरल का नियम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में यानी कि ऊपर हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ जाती है, अपनी जो मूल दिशा है उसके दाएं ओर मुड़ जाती है। अब देखो यहाँ है, जैसे मैं इस साइड खड़ा हूं तो ये दायां है, इस साइड मुड़ गई, तो हवा किधर मुड़ गई, इधर, इधर मुड़ गई, तो हवा इधर मुड़ी है, ऐसे चलेगी हवा ऐसे मुड़ के। अब यहां भी हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर मतलब निम्न दाब, निम्न दाब की ओर जब हवा चलेगी तो वो भी सीधी जानी चाहिए थी, सीधी ना जाके वो हवा चलती है ऐसे डिटेल से, ऐसे 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 चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी। अब देखो इसका नाम तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है कि आपने सब्जेक्ट समझा कितने अच्छे तरीके से। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप कर रहे हो तो फैक्ट तो आप रट ही लोगे, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हवा ये देखो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र ये है, और ये नीचे चल रही कहा, ये उप ध्रुवीय, ये सॉरी विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चल रहे हैं। तो ये जो पवनें होती हैं ये वाली और ये वाली, इन्हें दोनों को बोलते हैं व्यापारिक पवन, इन्हें ही बोलते हैं व्यापारिक पवन। जो अभी आप लोगों ने नोट किया होगा इन्हें ही बोलते हैं व्यापारिक पवन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर अच्छे लेवल का भी पूछ ले या वैसे भी पूछ ले, इनकी दिशा क्या होती है। दिशा आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, ये मान लो उत्तर है, ये पूरब है, और ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दिशा इनकी ऐसे जा रही, देखो ऐसे जा रही ना ये। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होगी ये वाली, तो इसे तुम कहोगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है ये इधर। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नाम से पूछ ले उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवत रेखा निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, ये भी वही क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय, ये भी उपोष्ण कटिबंधीय है। तो दोनों साइड हवाएं ऐसे चलेगी इस साइड, और इधर की जो हवाएं हैं उनकी दिशा आप ऐसे कर सकते हैं। इनकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ऐसे यहाँ, तो ऐसे आप इसे करोगे। अब जब ये लो प्रेशर है, यहां से वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, ऐसे ही यहाँ लो प्रेशर, यहां से वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो इस कारण से यहाँ उच्च दाब है, यहाँ निम्न दाब है, तो हवा यहां से भी ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे जाती हवा, लेकिन ऐसे ना जाके हवा जाएगी अब ऐसे। ऐसे क्यों जाएगी, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी। आप खुद को खड़े होकर देख सकते हैं, आप जैसे यहाँ खड़े हो तो आपका दायां इधर है, क्योंकि आपको मुंह ऊपर रखना पड़ेगा, तो हवा इधर गई, तो इसलिए ये हवा चलेगी इधर ऐसे ऐसे, ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी। ऐसे ही नीचे चलेगी हवा, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, यहां से अब हवा ऐसे चलेगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। ये बायां है तो इस साइड मुड़ी है फेरल के नियम के अनुसार, तो इधर मुड़ी हवा, ऐसे मुड़ी, ये यहां मुड़ी, ये यहां मुड़ी ऐसे, और ऐसे यहां मुड़ी। अब चलते हैं उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र। और अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि पछवा पवनें किधर से किधर चलती है, कमेंट करके बताएं, बिल्कुल कमेंट करके बताना पछवा पवनें किधर से किधर चलेगी। ये देखो ये पछवाई पवन है, इसका नाम ये मैं बताना भूल गया था, अभी सुन लो, इसे बोलते हैं पछवा पवन। ये पछवा पवन है, इसे भी बोलते हैं पछवा पवन। आपको क्या करना है कि आपको इससे याद रखना है थोड़ा मैपिंग से, बाकी मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी इसके बारे में नोट्स दूंगा। हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स के नाम से, वहां से आप देख ले से। तो ये भी पछवा पवन है, ये भी पछवा पवन है। किधर से किधर चलती है पछवा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से, ये इस क्षेत्र में इसका नाम है निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। इनकी दिशा इससे तय कर लोगे कि इधर से ये इधर जा रही है, ठीक है, इधर से इधर जा रही है, आप इसे यहां से तय कर दोगे। तो देखो जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी, टफ सब्जेक्ट पढ़ता है, अगर एक बार आप लोगों ने समझ लिया फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जिन्हें प्रॉब्लम हो रही तो मोटा मोटा देख के बस रटने की कोशिश करना, बाकी डिटेल से जिन्हें समझना है, जो लोग नए हैं, मैं गारंटी देता हूँ 100% समझ में आएगा। इवनिंग की क्लास ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है, ठीक। अब पवन यहाँ देखो, ये हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, और यह है लो प्रेशर। इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी,
और हवा सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन हवा मुड़ गई कैसे? ऐसे। किस कारण से? फेरल के नियम के अनुसार से। अगर आपको दिशा समझ में नहीं आ रही, अपना मुंह करके देख लो, ये दायां ये बायां, ठीक, क्लियर हो गया। तो हवा ऐसे चलेगी, यहाँ इधर चलेगी। अब यहां से हवा ऐसे चलेगी, इधर चलेगी, ऐसे चलेगी, और ये फिर ऐसे चलेगी। तो आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी में आंसर मैपिंग से देने की कोशिश करना है, मैपिंग से आंसर देना है आपको, ठीक है, मैपिंग के बेस पे। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में 2-2 लाइन 2-2 3-3 पॉइंट हम लिख लेते हैं, और उसके बाद आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, मैपिंग बहुत अच्छे से खुद से बना के देखना। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। इसे मैं कम से कम 20 बार बना चुका हूं, पिछली सारी वीडियो देख लेना, समझ में आएंगे। जो लोग नए हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी तो वो पिछली सारी शुरू से एंड तक देख लेना, और बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। मैं बार बार फ्री इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो फीस नहीं दे पाते। चलिए मैं इसे अभी रिमूव करता हूं, तो अभी थोड़ा सा इनके बारे में हम लिखेंगे। चलो हटाते हैं। आपको क्या करना है कि ये पूरा बना के देखना है, और हालांकि मैं लिखवा रहा हूं, लिखने से ज्यादा तुम्हें मैपिंग बेस बनाना है। अपना जो कॉन्सेप्ट है उससे तुम्हें आसान रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं व्यापारिक पवन। पता तो लग गया व्यापारिक पवन कहाँ है? व्यापारिक पवन, ठीक है, व्यापारिक पवन होती है। इनके बारे में फैक्ट जो आप लोगों को रटने हैं तो वो देख लेते हैं। तो पहला जो फैक्ट है, जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भाग को प्रभावित करती हैं। पूर्वी भाग, क्योंकि पूर्व की साइड से आती हैं, पूर्वी भाग को प्रभावित करती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, पूर्वी भाग को प्रभावित करेगी व्यापारिक पवनें। और विश्व का अधिकतर व्यापार इनसे ही होता है। व्यापारिक पवन इसलिए इनका नाम है क्योंकि ज्यादातर व्यापार इनसे ही होता था। अधिकतर व्यापार में सहायक, ठीक है, अधिकतर व्यापार इनसे ही होता है। तीसरा जो इनका एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा इनसे ही होती है। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा के बारे में बता चुका हूं, एक वर्षा का टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, तो बाकी करेंगे इसमें। संवहनीय वर्षा होती है इनसे। तो इनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, और यहां से इतने ही मेन पॉइंट बनने हैं इसके। और इसके बाद इसे आप नोट कर लो, अगली देखते हैं इसमें। इनकी दिशा मैंने बता दी, दिशा लिखने की जरूरत नहीं है, दिशा किधर से किधर चलेगी इनकी, वो सारी मैंने समझा ही दी अभी। अब अगला देखते हैं पछुआ पवन। देखो यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करवा सकते, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि एग्जाम से पहले हमें कवर करना है सिलेबस। पछुआ पवन में पहला जो भाग है, तो पहला जो रहेगा इसमें लिखो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को प्रभावित करती है। आजकल जैसे ग्रुप सी का या यूपीएससी का लेवल जा रहा क्वेश्चन का, तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है, तो उन्हें ये प्रभावित करती है। अब इसके बाद अगला जो है इसमें, ये महाद्वीपों का तापमान कम करती है। ये क्या करती है कि जो महासागरीय जो धाराएं होती हैं उन्हें अपने साथ ले जाके महाद्वीपों के जो द्वीपीय क्षेत्र है, उच्च द्वीपीय क्षेत्र है, जैसे पृथ्वी का ये भाग है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर जाने बर्फ जमती है, ये क्या करती है, घुमा के ऐसे जो गर्म धाराएं हैं ऐसे ले जाती है अपने साथ, वो बर्फ इतनी नहीं जम पाती, ठीक है, तो उनका तापमान कम करती है। तो इसमें लिखोगे उच्च अक्षांशों का तापमान कम करती है, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ यहां, ठीक है। अब तीसरे में देखो इसका क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी, जैसे हम ये जो पृथ्वी है यहाँ, इसका जो निचला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ महाद्वीप कम है, महासागर ज्यादा है, और जब महासागर ज्यादा है तो इन्हें रुकावट के लिए कोई ऐसा ऊंचा क्षेत्र मिलता नहीं, तो इसलिए इनका स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसमें दक्षिणी गोलार्ध
गोलार्ध में जैसे 40 डिग्री अक्षांश पे ये जाएगी, 40 डिग्री अक्षांश पर जो इनका नाम होगा उसे बोलते हैं, 40 डिग्री अक्षांश पे इसे बोलते हैं गरजता चालीसा। गरजता चालीसा, ध्यान रखना ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है, गरजता चालीसा बोलते हैं इसे 40 डिग्री अक्षांश पर, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब 50 डिग्री अक्षांश पर फिर इसका नाम अलग रहता है, अक्षांश पर इसका नाम होगा प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये 50 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब ये 60 डिग्री अक्षांश पर इसका जो नाम होगा, अक्षांश पर चीखता साठा। चीखता साठा, साठा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं, उनके चांसेस है ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करा सकते इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। और बाकी डिटेल क्लास तो आपको मिल ही जाएगी, तो वहां से आप कर लोगे। बाकी इसकी दिशा मैंने आप लोगों को बता ही दी है। इसके बाद आती है ध्रुवीय पवन, उनसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, उनसे ऐसा कुछ है भी नहीं ऐसा खास, क्योंकि हम यहाँ मेन एग्जाम के हिसाब से करेंगे, ठीक। और पूरी क्लासेस फ्री है। और देखो, अगर आप पूरी क्लास करते हैं और फ्री करते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें चलो लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन सुनो जो जिनके आपको आंसर देना है कि निम्न में से किस महासागर में, निम्न में से किस महाद्वीप को चीखता साठा प्रभावित करता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, कोई नहीं। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें से आप लोगों को आंसर देना है कि इसमें से कोई नहीं। अगला बताना है आपको, अगला क्वेश्चन सुनो, आपको बताना है कि द्वीपीय भाग का तापमान कौन सी पवन संतुलित करती है। ये मैंने पटवारी का एग्जाम बोला जो यूपी में पूछा गया है, यूपी पटवारी में। तो थोड़ा सा आपको बताना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, आप आंसर बिल्कुल दे दोगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा था, तो ये 3 क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर कमेंट करके देने हैं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपने आज शुरू कराना चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो वो सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा और पूरी क्लासेस फ्री रहेगी। और बाकी मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।